हम सभी के दिन की शुरुआत तो एक तरीके से ही होती है, बट कोई उस दिन में बहुत सारा काम कर लेता है और कोई कुछ काम भी नहीं कर पाता है ठीक से। तो बस अंतर है सिर्फ मैनेजमेंट का। सुबह के टाइम में मॉर्निंग में ही अगर आप 30 मिनट का टाइम निकाल के या 15 मिनट का टाइम निकाल के भी नोट डाउन कर लेते हैं कि आपको कब कब कौन कौन से काम करने हैं, कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ज़रूरी भी काम जो होते हैं ना, वो आपके एक ही दिन में सेम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। मैं ये काम करती हूँ मॉर्निंग के 9 से साढ़े 9 के बीच में। पूरे दिन को प्लान कर लेती हूँ कि मुझे आज कौन-कौन से काम करने हैं, टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, कहीं बाहर जाना है तो उसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ और ये काम करती हूँ मैं अपना फ़ेवरेट वर्क के साथ म्यूज़िक सुनते हुए। और ये जो 30 मिनट होते हैं ना, मेरे पूरे दिन को तो प्लान कर ही देते हैं, पूरे दिन को तो प्रोडक्टिव बना ही देते हैं, साथ ही साथ मुझे एनर्जेटिक भी बना देते हैं पूरे दिन भर के लिए जो म्यूज़िक मैं सुनती हूँ उससे। तो अपने दिन को प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 24 घंटे हम सभी के पास होते हैं, बट कोई उस 24 घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है। लाइफ में कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है ना कि 2 से 5 मिनट के लिए भी मार्केट जाना पॉसिबल नहीं होता। और आजकल के बच्चों का जो स्कूल का सिस्टम है ना, इतनी सारी एक्टिविटी होती है ना कि टाइम टाइम पे प्रोजेक्ट्स बनने होते हैं, एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके लिए स्कूल कभी भी ऑर्डर दे देता है कि इन चीज़ों को लेके आना। अगर 3 से 4 दिन का टाइम है ना, तो आप ऐसी चीज़ों को मीशो से ग्रैब कर सकते हैं। एक से एक चीज़ें मीशो पे अवेलेबल हैं, एजुकेशन रिलेटेड भी। तो ये मैंने 4 के सेट में मैग्नेट्स मँगाया है। पीकू के स्कूल में एक्टिविटी होनी थी, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत थी। तो मैंने तो इनको मँगा लिया मीशो से, 3 से 4 दिन में ये डिलीवर हो गए। अब जो भी होगा प्रोजेक्ट का काम होगा वो स्कूल में होने के बाद इसको फ्रिज मैग्नेट के रूप में हम लोग यूज़ भी कर लेंगे। तो देखिए एक तीर से 2 शिकार भी हो गए। और चीज़ें देखिए आसानी से जब मिल जा रही हो ना, तो उन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना मेरे हिसाब से तो समझदारी का ही काम है। एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम सबके किचन से आती है कि देखिए जो भी कंटेनर्स खाली होते हैं ना, हम लोग उसको रीयूज़ करना चाहते हैं। बट अगर उन इस कंटेनर्स के ऊपर इस ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं तो इनको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वैसे तो निकालने के कई मेथड्स हैं, बट ये मेथड सबसे ईज़ी है और सभी के घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नॉर्मल अगर गर्म पानी में भी आप भिगाते हैं, नॉर्मल पानी में भिगाते हैं तो स्टिकर तो आसानी से निकल जाता है, बट जो उसका चिपचिपा सा ग्लू रहता है ना, उसको निकालने के लिए हमें स्क्रबर से इसको अच्छे से रगड़ना पड़ता है। कई बार प्लास्टिक का अगर कंटेनर होता है तो सरफेस पे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो देखिए मैं कैसे ग्लू के साथ इसको निकाल रही हूँ। जिस भी पानी में आप इसको भिगा के रख रहे हैं ना, उसमें 1 से 2 चम्मच विनेगर का डाल दीजिए, व्हाइट विनेगर जिसका यूज़ हम लोग चाउमीन बनाने के लिए करते हैं। और इतनी आसानी से ग्लू के साथ ही निकल जाएगा पूरा स्टिकर ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि स्क्रबर से धो के रखा हुआ है। अब इस पानी को फेंकना भी नहीं है, इस पानी को हम लोग यूज़ करेंगे दूसरी चीज़ों के हैक में। हम सभी दिवाली के टाइम में अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसे स्टिकर्स फर्श पे ज़रूर लगाते हैं जिसपे अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ बनी होती हैं, वेलकम लिखा होता है। बट जैसे ये स्टिकर पुराना हो जाता है ना, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इनको निकालना ईज़ी नहीं होता है, ये एक बार फर्श के साथ स्टिक हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। बट ये वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन आप इनके ऊपर आधे घंटे के लिए डाल के छोड़ दीजिए, पूरी तरह से भिगा दीजिए और एक स्पून के हेल्प से ऐसे इसको रगड़ के निकाल दीजिए। इवन ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना कि हाथों से भी निकल जाते हैं, नाखूनों के हेल्प से भी निकल जाएँगे। तो ये हैक ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे स्टिकर्स को निकालना पहले मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हुआ होता था। बट अब मैं 2 मिनट में ऐसे स्टिकर्स को निकाल लेती हूँ और देखिए फर्श को अभी मॉपिंग भी नहीं किया है और फर्श पे बिल्कुल भी ग्लू का जो स्टेन है वो नहीं दिख रहा है, ना ही आपका फर्श चिपचिपा दिखेगा। तो सारे स्टिकर्स ग्लू के साथ, पेपर के सारे टुकड़े ग्लू के साथ हाथों में आ जाएँगे और आपका जो फर्श है एकदम से साफ हो जाएगा,
सरफेस एकदम क्लीन हो जाएगा, स्टिकीनेस भी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये एक वाटर विनेगर का सॉल्यूशन जो है क्लीनिंग में इतनी जगह हमारी हेल्प करता है जिसको कि हम काउंट भी नहीं कर पाते। तो चलिए इस सॉल्यूशन का तीसरा यूज देखते हैं कि क्या होता है। हमारे जो लेदर के सिरहाने होते हैं बेड के, उनकी भी क्लीनिंग के लिए, या जो हमारा वुडन फर्नीचर होता है उनकी भी क्लीनिंग के लिए ये वाटर विनेगर का सॉल्यूशन बहुत काम वाला होता है। नॉर्मली बरसात के टाइम में अगर आप सिर्फ पानी से लेदर के फिनिशिंग वाली चीजों की सफाई करेंगे या वुड की सफाई करेंगे तो उसमें भी वो खराब हो सकता है अगर आपके एरिया में मॉइस्चर ज्यादा है। बट ये जो वाटर विनेगर का सॉल्यूशन है ना, विनेगर कीड़ों को नहीं आने देता है, किसी भी टाइप के बैक्टीरिया फंगस का अटैक नहीं होने देता है और चीजों की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो इस सॉल्यूशन का यूज आप लेदर फिनिश के फर्नीचर्स को क्लीन करने में, वुड फिनिश के फर्नीचर को क्लीन करने में भी आसानी से बेहिचक कर सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं ना जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे ये दो ब्लाउज का सेट मैंने ऑर्डर किया है, एक पे माता रानी का फेस बना है, एक पे महिषासुर वध को दर्शाया गया है। मेरे पास एक बंगाली साड़ी है रेड बॉर्डर वाली, तो उसका ब्लाउज 8-9 साल पहले स्टिच कराया था, जो कि अभी के मेरे फिगर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है। मुझे रिक्वायरमेंट थी एक ऐसे रेड ब्लाउज की जो उसके साथ चल जाए और देखने में भी बहुत खूबसूरत हो, साथ ही साथ और भी अगर कोई ग्रीन कलर की या येलो कलर की मैं साड़ी पहनती हूँ तो उसपे भी ये मैच कर जाए। तो ये दो ब्लाउजेस का सेट मैंने ऑर्डर किया है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। कपड़े का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन में है और बहुत ही स्मूथ फिनिश है। साथ ही साथ इसका जो थ्रेड वर्क है ना, बिल्कुल ऑसम है, A1 क्वालिटी का। तो मेरी साड़ी के साथ तो ये ब्लाउज मैंने पेयर करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और इस नवरात्रि में इसको मैं डेफिनेटली वेयर करने वाली हूँ। अगर ब्लाउज का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिटी का कोई भी इशू नहीं मिलेगा, मीशो पे बहुत अच्छी क्वालिटी आजकल आने लग गई है और साथ ही साथ बहुत अफोर्डेबल भी है। एक ब्लाउज है 250 रुपए का और एक ब्लाउज है ओनली 200 रुपीज का। ये वीडियो देख के मेरी मम्मा को जरूर याद आएगा कि मुझे भिंडी बचपन से ही कितनी ज्यादा पसंद है। पहले मैं मम्मी से डिमांड करके भिंडी की बहुत सारी रेसिपीज बनवाती थी और अब जब खुद का किचन है, अपने हाथों में सब कुछ है, तो मैं हमेशा ट्राई करते रहती हूँ कि खुद के लिए कभी कभी एक अच्छी सी रेसिपी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भिंडी की बनाऊं। और आज एक डिफरेंट रेसिपी की वीडियो मुझे इंस्टा से मिल गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। आई होप आप लोग भी ट्राई करना, जरूर आप लोगों को पसंद आएगी। तो भिंडी को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसके साथ मोटे मोटे से आलू को भी कट कर लेंगे, मीन्स आलू का साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा और आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक अलग से पहले हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जब इस तरीके का कलर आ जाए तब इसको आप निकाल लीजिए। देन हम प्याज को मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे, उसी तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और दो मीडियम साइज के प्याज को कट करके। देन भिंडी भी जो हमने कट करके रखी है उसको भी साथ में डाल के इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी स्टिकीनेस है वो खत्म हो जाए। जब तक भिंडी फ्राई हो रही है, मैंने लिया है यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मूंगफली। अब इसको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी इस तरीके से, थोड़े से इसमें धनिया के बीज डालूंगी, उसको भी साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, रोस्ट हो जाए, इसको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे साथ में दोनों को। अब जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई हो जाएगी, इस जो मूंगफली का और धनिया का पाउडर है इसमें डाल देंगे। देन 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच भुना जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है। इन चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अदरक, लहसुन और हरी
मिर्च का दरदरा सा कूटा सा बना के रखा था मैंने, उसको मैं इसमें डालूँगी और इसको धीरे-धीरे मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाए, मूँगफली में अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, तब समझ जाइए कि हमारी जो ये भिंडी है वो बन के रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार अपने फैमिली को ये बना के ज़रूर खिलाइए या जो भिंडी लवर हैं उनको बना के ज़रूर खिलाइए। इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना कि बस आपके घर में इसी टाइप के भिंडी की डिमांड होगी। आलू भी ऊपर से मैंने डाल दिया है और जो देखिए ये भिंडी है वो बन के रेडी हो गई है। इसको गरमा-गरम पराठे के साथ सर्व करिए, रोटियों के साथ सर्व करिए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। आफ्टर डिलीवरी एक प्रॉब्लम हम सभी लेडीज के लाइफ में आ ही जाती है तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम, बट इसका सॉल्यूशन जो है वो कॉमन नहीं है, हर किसी के पास नहीं मिलता है। हेयर फॉल हम सभी का होने लगता है और इतना ज्यादा धीरे धीरे एक्सेस हेयर फॉल होने लगता है कि हर जगह पे हमारे बाल दिखाई देते हैं, फर्श पे, कंघियों में और भी जगह जगह हमारे बाल बिखरे हुए मिलते हैं। तो चलिए इसका हम एक हेयर सीरम बनाते हैं अपने किचन में रखी हुई चीज के साथ। मेथी दाना को आपको 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर देना है या ओवरनाइट भी आप थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल के इसको भिगा के रख दीजिए। देन इसको आप किसी कंटेनर में ट्रांसफर करके बॉईल करने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा पानी कम लगे तो और ऐड कर लीजिए। 5 से 10 मिनट इसको बॉईल करना है। देन आपका बहुत ही बढ़िया सा हेयर सीरम 100% काम करने वाला रेडी हो जाएगा। इन दिनों मेरा भी हेयर फॉल हो रहा है, 3 से 4 महीने डिलीवरी को लगभग हो गए हैं और अब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो ज्यादा हेयर फॉल हो इससे पहले मैंने सोचा कि इस सीरम को यूज कर लेते हैं ताकि समय रहते ही हेयर फॉल को रोका जा सके। तो इसको अब बालों का पार्टीशन कर करके लगाना है। आधे घंटे के लिए बालों का जूड़ा बना के छोड़ दीजिए। अच्छे से मसाज कर लीजिए अपने स्कैल्प पे, बालों की लेंथ पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी से शाइन भी आ जाती है। देन आधे घंटे बाद आप या तो नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए या तो आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। बालों का जो झड़ना है ना धीरे धीरे आपका इंस्टेंटली ही रुक जाता है, मीन्स 2 से 3 वॉश में ही आपको फर्क दिखाई देगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफस्टाइल विद रितु मिश्रा।